इफेक्ट ऑफ रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी किसका बताना है? टेम्परेचर। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी, वी हैव द लॉट ऑफ मटेरियल सैंपल। हमारे पास एक कंडक्टर हो सकता है, हमारे पास एक इंसुलेटर हो सकता है, हमारे पास एक अलॉय हो सकता है, हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट्स हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। सब में हमें देखना है कि टेम्परेचर का क्या क्या इफेक्ट होता है, ठीक है ना। अब एक फार्मूला बता, हमने टेम्परेचर का फार्मूला पढ़ा रेजिस्टेंस के लिए, रेजिस्टिविटी का फार्मूला कितना होता है? रो इज इक्वल टू एम अपॉन में एन ई स्क्वायर टाउ। अरे पढ़ा नहीं पढ़ा है? एन ई स्क्वायर टाउ। ओके, और हमने एक फार्मूला और पढ़ा है क्या? रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो एल अपॉन में ए, और रो कितना है? एम अपॉन में एन ई स्क्वायर टाउ एल अपॉन में एम पढ़ रखा है। हमने करंट का फार्मूला पढ़ रखा, आई इज इक्वल टू एन ई ए वी डी। हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फार्मूला पढ़ रखा है, वी डी इज इक्वल टू ई टाउ अपॉन में एम। नहीं आया समझ में? हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला पढ़ रखा है, वी ओवर एल। अब सबसे पहला हमने केस उठाया नंबर फर्स्ट, इन केस ऑफ कंडक्टर। क्या ये वाला? आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन में, हाँ। अब देखो जरा यहाँ पर, ये क्या है? कंडक्टर। कंडक्टर बोलो या मेटल? आराम से सुनना मेरी बात को, इट इज ए मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत बढ़िया चीज सीखने वाली। मेटल के केस में, मेटल्स बेसिकली क्या होते हैं? मेटल्स आर दोज मटेरियल्स, दोज सैंपल्स हैविंग द लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ऑलरेडी रूम टेम्परेचर में इनके पास बहुत फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्री हैं, आसानी से कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स मूव कर सकते हैं, चार्ज पार्टिकल मूव कर सकते हैं। अच्छा, अब इसमें देखना जरा कंडक्टर केस में होता क्या है। तो इन केस ऑफ कंडक्टर, बोथ आर एंड रो इंक्रीज विद इंक्रीज टेम्परेचर। अब ऐसा क्यों होता है वो मैं आपको समझाने जा रहा हूं, ध्यान से सुनना। किसी भी एक कंडक्टर में अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो उसका रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी बढ़ेंगे। अगर रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी बढ़ेंगे तो कंडक्टेंस अच्छा करेगा नहीं करेगा? अगर एक कंडक्टर का मैं टेम्परेचर, आप यस आई एम आस्किंग यू, अगर मैं कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ा रहा हूं तो वो अच्छा कंडक्टर का काम करेगा नहीं करेगा? क्यों भाई क्यों? क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने पे कंडक्टर में रेजिस्टेंस बढ़ेगा, बढ़ेगा तो करंट क्या होगा? कम होगा, कम होगा तो क्या है? कंडक्टेंस कम हो गया। अच्छा, अब क्यों होता है ऐसा? जरा सुन बेटे, वो इसलिए होता है क्योंकि ये कंडक्टर के अंदर जो ये चार्ज पार्टिकल जितनी ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहे होते हैं, तो जब इनके पास एक एनर्जी होती है, मिनिमम एनर्जी, उस एनर्जी को लेके इस कंडक्टर के अंदर वो फ्रीली ड्रिफ्ट वेलोसिटी से मूव कर रहे होते हैं। लेकिन जब हम इन्हें एक्स्ट्रा अमाउंट में एनर्जी दे देते हैं तो इनके पास जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो चार्ज कैरियर होते हैं, फ्री चार्ज कैरियर, ये कैसे हो जाते हैं? एनर्जेटिक। कैसे हो जाते हैं? और इतनी ज्यादा एनर्जी हो जाती है, जब एनर्जी बढ़ेगी तो इनकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी शुरू में क्या होगी? बहुत ज्यादा बढ़ना शुरू होगी। तो इतनी ज्यादा एनर्जी के साथ मूव करते हैं कि आपस में एक दूसरे के साथ टकराना शुरू कर देते हैं। अरे समझ में आया? एक दूसरे के साथ ही आपस में टकराना शुरू करते हैं, और जब ये एक दूसरे के साथ आपस में टकराना शुरू करते हैं तो उनके टकराने से ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिक्रीज हो जाती है। अरे समझ में आया? और जब कोलिजन बढ़ेगा तो गुड़िया क्या होगा? जब हीट, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है? डिक्रीज। अगर ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है तो करंट कम, और करंट कम तो इसका मतलब रेजिस्टेंस बढ़ गया है, समझ में? और दूसरी बात सुन, एक दूसरी बात और, यहाँ नहीं है बेटे समझ में? दूसरी बात सुन, यहां पर आर ये रहा, रो इज इक्वल टू कितना? एम अपॉन में एन स्क्वायर टाउ। अब तू बता, इन केस ऑफ कंडक्टर अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो एन की कितनी वैल्यू बढ़ेगी? कुछ नहीं बढ़ेगी, उसमें तो पहले से फ्री चार्ज कर रहे थे। तो एन कैसा है? कांस्टेंट। एम कैसा है? कांस्टेंट। ई कैसा है? कांस्टेंट। लेकिन टाउ कांस्टेंट नहीं है, टाउ है रिलैक्सेशन टाइम। अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज होगा, अगर ये डिक्रीज हो गया तो रो इंक्रीज। अब यहां पे आजा, आर रो इंक्रीज हुआ तो रेजिस्टिविटी इंक्रीज। तो इसका मतलब क्या हो गया? चले, तो इन केस ऑफ कंडक्टर बोथ रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी इंक्रीज विद इंक्रीज द टेम्परेचर। अब ये मुझे मैथमेटिकली भी समझ में आ गया, मुझे कंसेप्चुअली भी समझ में आ गया। क्या होता है, जब ये जो कंडक्टर्स होते हैं उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स को हम उस रूम टेम्परेचर से ज्यादा एनर्जी दे देते हैं तो इनिशियली बहुत तेज मूव करना शुरू करते हैं, और जैसे टकराते हैं, जैसे कि गाड़ी चल रही है, अगर आराम से जाती है तो टकराने के चांसेस कम होते हैं। उसी लेन पे अगर उनकी स्पीड आप एक लेवल से ज्यादा बढ़ा दोगे तो टकराने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं।
और जब टकराते हैं कोलिजन बढ़ेगा तो क्या होगा, टकराने से ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिक्रीज होगी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, इट मींस करंट कम हो रहा है, करंट कम इसलिए रेजिस्टेंस बढ़ रहा है। और यहाँ से भी देख लिया ये रो कैसा है, तो इसमें एन कैसा है कंडक्टर के, इसमें कांस्टेंट, तो ये कैसा हो गया, डिक्रीज टेम्परेचर बढ़ाने पे तो ये बढ़ गया, ये बढ़ गया तो बढ़ गया। तो याद हो गया, इन केस ऑफ कंडक्टर टेम्परेचर बढ़ाने पे रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी बहुत इंक्रीज हो जाता है। क्लियर दीपांशु? और एक नई बात सुन, अब यहाँ पर एक शब्द तुम्हें समझना है जिसके लिए ये जाना जाता है, एक नया नाम आता है हम लोगों के सामने, कोफिशिएंट, टेम्परेचर कोफिशिएंट। क्या नाम आता है? यस, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। सुनना है, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस किसे कहते हैं? इसे हमने एक नाम दिया, क्या? अल्फा। क्या नाम दिया? इसका मतलब समझो, फील करना है। देखो बेटे, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस इसका मतलब ये होता है कि एक कंडक्टर का चाहे जितना मर्जी रेजिस्टेंस हो, उसका रूम टेम्परेचर पर कोई टेम्परेचर होगा, तो हमें क्या करना है, इस कंडक्टर में से सिर्फ 1 ओम का ऐसा इस कंडक्टर का रेजिस्टेंस जितना मर्जी हो, इसमें से 1 ओम का रेजिस्टेंस ले लो। कितना लेना है? 1 ओम। तो 1 ओम के रेजिस्टेंस को हमने, इसका 1 ओम रेजिस्टेंस का टेम्परेचर हमने 1 डिग्री सेल्सियस चेंज किया। मान लो इसका शुरू में टेम्परेचर 21 डिग्री था, कितना है, तो हमने टेम्परेचर बढ़ा के कितना कर दिया, 22, तो हमने टेम्परेचर कितना चेंज किया, 1 डिग्री सेल्सियस। मैं पूछूंगा, आई विल रिपीट, इसको समझना पड़ेगा आपको। तो हमने 1 ओम का रेजिस्टेंस लिया, इसका टेम्परेचर कितना चेंज किया, 1 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद हमने देखा इसके रेजिस्टेंस में कितना इंक्रीज हुआ है। अगर मान लो शुरू में 1 ओम का रेजिस्टेंस था, इसका शुरू में 21 डिग्री टेम्परेचर था और मैंने इसका टेम्परेचर 22 डिग्री कर दिया, और मैंने देखा इसका रेजिस्टेंस अब 3 ओम हो गया, तो रेजिस्टेंस कितना चेंज हुआ, 2 ओम। तो 2 ओम क्या है, इसका टेम्परेचर कोफिशिएंट है। यस, इंक्रीज इन रेजिस्टेंस। तो फिर से सुन, 1 ओम के रेजिस्टेंस को, 1 ओम के रेजिस्टेंस का हमने टेम्परेचर कितने डिग्री से चेंज किया, 1 डिग्री सेल्सियस तक चेंज किया। उसके बाद हमने देखा इसके रेजिस्टेंस में जितना इंक्रीज है, दिस इंक्रीज इज नोन एज इसका टेम्परेचर कोफिशिएंट। नहीं आ रहा है समझ में? हाँ पक्का, हाँ बिल्कुल 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 होगा, सैंपल टू सैंपल बदल जाएगा, बिल्कुल बदलेगा बेटे, ये बात तो समझ आई। तो 1 ओम के रेजिस्टेंस में को 1 डिग्री सेल्सियस तक हमने राइज किया, एक ही मतलब है। 1 ओम के टेम्परेचर, 1 ओम का रेजिस्टेंस था, उसका टेम्परेचर हमने 1 डिग्री सेल्सियस चेंज किया। उसके बाद उसके रेजिस्टेंस में जो चेंज आया, चेंज वही क्या है, अल्फा है। तो अल्फा क्या है, चेंज इन रेजिस्टेंस। अब सुन, यहाँ इसकी कैलकुलेशन को सुनो सारे के सारे। शुरू में हमारे पास एक कंडक्टर थी, उसका इनिशियल कोई टेम्परेचर होगा, और वो टेम्परेचर कितना है, T नॉट। इस टेम्परेचर पर इसका रेजिस्टेंस कितना है शुरू में, R नॉट। अब मैंने इसका टेम्परेचर बढ़ा के कितना कर दिया, T। अरे समझ आ गया, वो टेम्परेचर बढ़ा दिया इसका, इस टेम्परेचर पे इसका कुछ रेजिस्टेंस बढ़ गया होगा, कितना, RT। इस टेम्परेचर पर शुरू में रेजिस्टेंस कितना था, R नॉट। जब मैंने इसका टेम्परेचर बढ़ा के कितना कर दिया, T नॉट से T कर दिया, वो टेम्परेचर बढ़ा दिया, तो इसका रेजिस्टेंस बढ़ के कितना हो गया, RT। तो तू ये बता, गौर करके देखियो, T में से अगर मैं T नॉट को माइनस करूं तो मैं टेम्परेचर कितना चेंज किया, इतना। अरे इतने तो टेम्परेचर, इतना टेम्परेचर चेंज करने से इसका रेजिस्टेंस कितना चेंज हो रहा है, RT माइनस R नॉट। तो 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चेंज करने से कितना चेंज होगा, RT माइनस R नॉट अपॉन में T माइनस T नॉट। अच्छा, लेकिन ये चेंज मैंने कितने रेजिस्टेंस से किया था, R नॉट शुरू में। अरे R नॉट ही तो था टेम्परेचर इसका, R नॉट ही तो रेजिस्टेंस था T नॉट पे। तो गुड़िया अब तू सोच बेटे, यहाँ पे मेरा रेजिस्टेंस शुरू में कितना चल रहा था, R नॉट। टेम्परेचर कितना चेंज किया इसका, T माइनस T नॉट। तो T माइनस T नॉट पे रेजिस्टेंस टोटल कितना चेंज हुआ, RT माइनस R नॉट। तो अगर मेरा टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस चेंज करूं तो रेजिस्टेंस तो शुरू में अभी भी कितना है, R नॉट। तो 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चेंज करने पे उसका रेजिस्टेंस कितना चेंज होगा, इतना। तो बता, R नॉट में तो चेंज करा तू नहीं है, तो 1 यूनिट में रेजिस्टेंस में चेंज करने में कितना आ गया, आंसर है 1 ओम, और 1 डिग्री सेल्सियस में कितना चेंज हुआ, RT माइनस R नोट अपॉन में T माइनस T नोट इंटू में R नोट। ये क्या है, अल्फा। 1 ओम रेजिस्टेंस का गुड़िया,
1 डिग्री सेल्सियस जब हम टेम्परेचर चेंज करते हैं उसके बाद जितना रेजिस्टेंस में इंक्रीज हुआ वही तो क्या है, टेम्परेचर कोफिशिएंट है। नहीं है बेटे समझ में? हाँ अभी लिखो, आराम से सुनियो मेरी बात। ये बता, ये रेजिस्टेंस जो मैं टी नोट टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस कितना है, आर नोट था ना, आर नोट 10 ओम का हो सकता है शुरू में। तो अब ये टेम्परेचर कुछ भी हो सकता है, तो उस टेम्परेचर पर शुरू में रेजिस्टेंस कितना है, 10 ओम। अब मैंने टेम्परेचर बढ़ाया तो 10 ओम से रेजिस्टेंस बढ़ के 50 ओम में हो गया होगा। तो यहाँ पर जब तूने इतने तो टेम्परेचर चेंज कितना किया, इतने टेम्परेचर चेंज करने से इसमें रेजिस्टेंस में इतना चेंज आ गया, अरे 40 ओम का चेंज आ गया ना। तो ये बता 1 डिग्री टेम्परेचर चेंज करने पे उसका रेजिस्टेंस में कितना चेंज आया, इतना। लेकिन ये चेंज तूने शुरू में कितने रेजिस्टेंस से किया था, 10 ओम से। तो 1 ओम से करने में कितना करेगा, डिवाइड कर दे, ये तो करा। तो अब तुझे पता है 1 ओम रेजिस्टेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस चेंज करने में हमने जितना रेजिस्टेंस में चेंज किया वही तो टेम्परेचर कोफिशिएंट कहलाता है। ये तो अल्फा है। नहीं आया समझ में? तो देखिए अल्फा कितना हुआ, तो नोटिस कर यहां पर, तो अल्फा इज इक्वल टू आर टी माइनस आर नोट अपॉन में टी को मैं डेल्टा टी भी तो लिख सकता हूं, डेल्टा टी चेंज इन रेजिस्टेंस अपॉन में आर नोट। इसको इधर मल्टीप्लाई कर तो कितना आ गया, आर टी माइनस आर नोट इज इक्वल टू आर नोट अल्फा डेल्टा टी। इसको इधर ले जा तो आर टी इज इक्वल टू आर नोट प्लस आर नोट अल्फा डेल्टा टी। नहीं आ रही समझ में? अरे यार अब तू देख इस वाली इक्वेशन में, तो मैंने अभी अल्फा बताया था ना आपको, अल्फा किसे कहते हैं, 1 ओम रेजिस्टेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस चेंज करो, उसके बाद उस रेजिस्टेंस में जो चेंज है वही चेंज क्या है इसका, अल्फा टेम्परेचर कोफिशिएंट है। तो डेल्टा ये अल्फा है क्या, चेंज किसमें, रेजिस्टेंस में, लेकिन कब, 1 डिग्री सेल्सियस। यस ये चेंज है, ये तो कितना है, चेंज कितना है, अल्फा है। तो देख इसी इक्वेशन से देख, अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाता जाऊंगा तो आर नोट तो पहले भी उतना ही था, अभी भी उतना रहेगा। तो ये टेम्परेचर अगर मैं बढ़ा रहा हूं, अरे बात समझ आ रही है, दिस इज नोन एज क्या, अल्फा। तो अगर मैं इसका टेम्परेचर ये अल्फा तो है गिवन मटेरियल के लिए कांस्टेंट, अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा रहा हूं तो क्या बढ़ेगा, आर टी। अरे बढ़ा नहीं बढ़ाए, तो अगर मैं इसका टेम्परेचर बढ़ाता जाऊंगा तो आर टी बढ़ा। तो अभी तो यही बात कर रहे थे, इन केस ऑफ कंडक्टर टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है। नहीं आया समझ में? तो ये अल्फा 1 ओम रेजिस्टेंस और 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चेंज करने में जो रेजिस्टेंस उस मटेरियल में डेवलप होगा उसके लिए कांस्टेंट है। अब तू इसकी लंबाई इतनी 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 कितनी बड़ी ले ले, नहीं है बेटे समझ में? इसका तू कितना भी टेम्परेचर चेंज कर दे, लेकिन इस पूरे कंडक्टर के अंदर इसका 1 ओम रेजिस्टेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस चेंज करने में जो रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा वो इस पूरी कंडक्टर के लिए एक जैसा होगा। नहीं है बेटे समझ में? इसके लिए दूसरा तरीका सुन, नहीं है भाई समझ में? मटीरियल टू मटीरियल, मटीरियल टू मटीरियल, सैंपल के लिए तो अल्फा सेम रहेगा ना यार, मटीरियल टू मटीरियल बदलेगा। और सुन इसको दूसरा तरीका अल्टरनेट देख, इधर सुन, मान ले तेरा 1 ओम के रेजिस्टेंस में तूने कितना चेंज किया, 1 डिग्री सेल्सियस चेंज किया, तो तेरा चेंज दिस इज डेल्टा आर कितना आया, दिस इज अल्फा। बोल ये आया नहीं आया? अगर तू इसका रेजिस्टेंस कितना ले ले, आर नोट ले ले, कितना ले ले, आर नोट, और 1 डिग्री सेल्सियस चेंज करे तो कितना आ गया, अल्फा इंटू आर नोट। अरे 1 डिग्री में इतना है ना, ये 1 ओम में कितना है, 1 ओम को 1 डिग्री सेल्सियस चेंज करने पे जो चेंज इन रेजिस्टेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है, अल्फा। तो अगर मेरा रेजिस्टेंस आर नोट हो जाए, 1 डिग्री सेल्सियस राइज करूँ तो कितना आ गया, अल्फा इंटू आर नोट। और इसे 1 डिग्री की जगह में कितना राइज करूँ, डेल्टा टी। अरे टेम्परेचर कितना चेंज कर दूं, डेल्टा टी, तो कितना चेंज आ गया, अल्फा आर नोट डेल्टा टी। और ये क्या है, दिस इज चेंज इन रेजिस्टेंस, दिस इज डेल्टा आर, ये तो है। और डेल्टा आर है कितना, आर टी माइनस आर नोट। इसे उठा के इधर ले जा, तो आर टी इज इक्वल टू आर नोट प्लस आर नोट अल्फा डेल्टा टी। देख वही आया नहीं आया, अरे एक ही है यार, जो मर्जी समझो। ये समझ में आया नहीं है बेटे, सबको नहीं समझ में आता है, क्लियर है?
अब तू बताई इस अल्फा की वैल्यू पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी या जीरो, तो आंसर है इन केस ऑफ कंडक्टर हमेशा पॉजिटिव होगी। क्यों? जब भी मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो आरटी आर नोट से ज्यादा होगा, और जब भी आरटी आर नोट से ज्यादा होगा तो अल्फा हमेशा पॉजिटिव होगा। इसका मतलब कंडक्टर के केस में, मेटल के केस में अल्फा हमेशा पॉजिटिव है, और पॉजिटिव ये बता रहा है रेजिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है। तो समझ रही है यार, अल्फा पॉजिटिव है, इट मींस रेजिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है। कौन सा मटेरियल है? कंडक्टर है। और अगर मैं जैसे बोलूं कि किसी एक कंडक्टर का, किसी एक मटेरियल का अल्फा पॉजिटिव है, तो ये नेचर ऑफ मटेरियल बता कौन सा है? कंडक्टर। नहीं है बेटे समझ में? अब तू सोच ऐसे मटेरियल जिसमें टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस नहीं इंक्रीज हो रहा होगा तो डिफरेंस कैसा आएगा? नेगेटिव। तो वो दूसरे मटेरियल कौन से होंगे डिस्कस कर लो। यस तो बड़े जोरों से बोल जाते हो, ठीक है ना? तो लेकिन डन है। हाँ, तो अल्फा ज्यादा होना, अल्फा किसी का बहुत ज्यादा है, इसका मतलब क्या है? रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा चेंज कर रहा है भाई, समझा? बहुत ज्यादा चेंज कर रहा है। तो कहीं तो हम क्या चाहते हैं? ज्यादा चेंज हो या ना हो? ना हो। अरे यार हम क्या चाहते हैं? ज्यादा चेंज नहीं हो रहा है तो हो रहा है, फिर अच्छा मटेरियल है बेकार मटेरियल है, डिपेंड करता है क्या जरूरत है। नहीं आया समझ में? अब क्लियर है ना? डन है इतनी बात? अच्छा जी, अब उसके बाद आगे देखिए। तो इन केस ऑफ कंडक्टर बोथ रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी इंक्रीज विद इंक्रीज द टेम्परेचर। दूसरा देखिए इसके बाद, इसमें उसके बाद आता है हमारा दिस इज नोन एज क्या? इलेक्ट्रोलाइट्स। क्या रहते हैं? इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में समझो। इलेक्ट्रोलाइट्स बेसिकली क्या होते हैं? सॉल्यूशंस होते हैं। क्या होते हैं? बोल भाई, अभी बता देंगे, अभी पूरा एक तो इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रोलाइट्स आर द सॉल्यूशंस। इलेक्ट्रोलाइट्स हमारे सॉल्यूशंस होते हैं। अब इन सॉल्यूशंस की कैसे होते हैं? तो आंसर H2SO4 कॉपर सल्फेट। ये क्या कर सकते हैं? आंसर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं। अब सुनो मेरी बात, होता क्या है बेटे, जब हम इलेक्ट्रोलाइट्स जो हमारे होते हैं, जब इन इलेक्ट्रोलाइट्स को हम हीट देते हैं तो इलेक्ट्रोलाइट्स में से कॉपर सल्फेट है, H2SO4 है, ये क्या होते हैं? एक दूसरे के साथ फोर्स लाके, कूलम की फोर्स लाके एक दूसरे के साथ एसोसिएट होते हैं, जुड़े हुए रहते हैं, है ना? तो लेकिन जैसे हम टेम्परेचर देते हैं तो टेम्परेचर देने से इनके बीच के बॉन्ड टूटना शुरू होते हैं। जब टूटेंगे तो चार्ज कैरियर फ्री होंगे। तो चार्ज कैरियर होंगे या नहीं होंगे? पहले चार्ज कैरियर नहीं थे। चार्ज कैरियर कब किसे कहते हैं? जब वो पार्टिकल जिसके पास चार्ज है, जो मूव कर सकता है। मूव करने की शर्त क्या है? जब वो उसका फ्री होगा तभी तो मूव करेगा। तो जब हम किसी भी एक इलेक्ट्रोलाइट को टेम्परेचर देते हैं, टेम्परेचर देने से एक क्वेश्चन आता है कि वो डाइल्यूट हो जाते हैं, पतले। व्हाई द इलेक्ट्रोलाइट्स बिकेम डाइल्यूट व्हेन इट इज टेम्परेटिंग? बिकॉज देयर बॉन्ड्स बिकेम डिसोशिएट। उनके बीच के बॉन्ड डिसोशिएट होंगे। जैसे ही बॉन्ड डिसोशिएट होंगे तो वो क्या होंगे? फ्री होंगे। तो n पहले से बढ़ गया, कम हो गया? बढ़ गया। और जब फ्री होते हैं तो वो कैसे हो गए? डाइल्यूट हो गए। अच्छा, अब तू सोच कि अगर मैं शहद के अंदर पानी को हाथ फेरूं और शहद के अंदर, और मैं पानी के अंदर हाथ फेरूं, तो किस में हाथ को चलाना आसान है? क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस कम ऑफर करता है, क्योंकि पतला है। और चलना मुश्किल है इसमें, शहद में, क्योंकि कैसा है? वो हार्ड है, रेजिस्टेंस ज्यादा ऑफर कर रहा है। तो इलेक्ट्रोलाइट्स का शुरू में रेजिस्टेंस कैसा था? ज्यादा। लेकिन हमने क्या करा? टेम्परेचर बढ़ा दिया। जैसे ही हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो क्या हुआ? डाइल्यूट हो गए। चार्ज कैरियर कैसे हो गए? फ्री। जब चार्ज कैरियर फ्री होंगे तो इलेक्ट्रिक करंट ज्यादा बनेगा। फार्मूले में आ जाओ, रो इज इक्वल टू m अपॉन में n स्क्वायर टाउ। तो अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो n की वैल्यू ज्यादा बढ़ेगी, लेकिन टेम्परेचर उसके हिसाब से उतना नहीं बढ़ रहा। तो अब तू देख, n ज्यादा बढ़ रहा है तो n बढ़ेगा तो रो कैसा होगा? कम। लेकिन टाउ क्या है? ज्यादा नहीं बढ़ रहा। अरे यार, डोमिनेट कौन कर रहा है? n। ये ज्यादा नहीं बढ़ रहा तो रिलैक्सेशन टाइम कम डिक्रीज होगा, और ये कम डिक्रीज होगा तो इसकी वैल्यू ये कम बढ़ाएगा। तो इसका मतलब ज्यादा इफेक्ट कौन कर रहा है? n। नहीं है समझ में? जैसे ये लड़की जुआरी है एक नंबर की। अब ये लड़की जुआरी है, इस पे कर्जा था, तो समझ रहा है? इस पे कर्जा 5 लाख रुपए का। अब ये लड़की, इस लड़की का कर्जा है। अच्छा, बात तो समझ आ रही है ना? ये लड़की इसे ये इससे कर्जा लिए जा रही है, जुआरी है क्योंकि, तो ये कर्जा लिए जा रही है। कितना? जैसे लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए, हर बार लाख से ऊपर नहीं रहते, लेकिन ये कर्जा चुकाई जा रही है इसको 5-5 हजार रुपए देके। तो इसका कर्जा, ये कर्जे से मुक्त होगी नहीं होगी? क्यों? क्योंकि इसका लेने वाला डोमिनेटिंग ज्यादा है। अब बात समझ में आई? नहीं है समझ में? तो यहां पर n कैसा है? ज्यादा डोमिनेट कर रहा है, तो डिक्रीज करने वाला ज्यादा है।
समझा? और इंक्रीज करने वाला कम है, तो इसलिए क्या कौन लीड करेगा? एन। इसलिए एन बढ़ेगा तो रेजिस्टिविटी कम हो गई, रेजिस्टिविटी कम हो गई तो रेजिस्टेंस कम हो गया। याद कर लिया। इन केस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स बाय गिविंग टेम्परेचर बोथ आर एंड रो डिक्रीज, और इधर देखो डिक्रीज विद इंक्रीज टेम्परेचर। डन हो गया? समझ आ गया? क्यों? क्योंकि m कैसा होगा? रो इज इक्वल टू 1 इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके? n। n ज्यादा बढ़ेगा तो रो कम। इसी तरह से सेम किसके अंदर? सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर्स सेमीकंडक्टर्स में क्या होता है? तो आंसर है सेमीकंडक्टर्स वो मटेरियल होते हैं ना तो ज़्यादा वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते ना ज़्यादा उसका पोज करते, क्योंकि आपको पता है ये मान लो ये हमारा वैलेंसी बैंड है और ये कंडक्शन बैंड। मैंने परसों बताया था ना आपको लास्ट क्लास में, पहले बता रखा है जब इलेक्ट्रॉन अपने न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमता है तो उसकी एनर्जी कम होती है। जब वो इलेक्ट्रॉन फ्री होता है तो इलेक्ट्रिसिटी बनाता है, तो जब वो इलेक्ट्रिसिटी बनाता है तो कहाँ पे होता है? कंडक्शन बैंड में। तो इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए उसे कहाँ होना जरूरी है? कंडक्शन बैंड में होना जरूरी है। अरे समझ में आ रहा है? और जब इलेक्ट्रॉन यहाँ बैठा है तो वो करंट नहीं बना रहा। अब रूम टेम्परेचर पे जिन इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिल जाती है वो तो वैलेंसी बैंड से जंप करके कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं। तो इसका मतलब जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं वो कुछ करंट बनाते हैं, रूम टेम्परेचर इनको मिल जाती है गुड़िया। जैसे तुम सब हो, तुम सब में से सारे के सारे को तो मैं एक जैसा लेक्चर दे रहा हूँ, लेकिन कोई 95 भी लेकर आ रहा है, कोई अगले साल फिर मिलेगा। होता है ना? क्यों? जिसको मिलेगी वो चलेगा, नहीं तो वहीं बैठा रहेगा। तो यहाँ पर रूम टेम्परेचर, जब हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो अभी भी यहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन जिनको एनर्जी थोड़ी मिल जाती है वो चले जाएंगे, और ज्यादा जाएंगे तो कुछ इलेक्ट्रिसिटी बनाएंगे। तुम सबके 95 आएंगे क्या? नहीं आते, ये सब नहीं आते, कोई मानना पड़ेगा, लेकिन आते हैं ना। तो ऐसे ही यहाँ से जब जाएंगे तो टेम्परेचर बढ़ाओगे तो कुछ इलेक्ट्रॉन और ज्यादा कंडक्शन बैंड में जाएंगे। एन पहले से बढ़ गया, एन बढ़ गया, टाउ कम हो गया, एन बढ़ गया ना, ये एन बढ़ गया तो रो कम हो गया, रेजिस्टेंस कम हो गया, करंट बढ़ गया। नहीं है बेटे? क्लियर? ये सेम कंडीशन, इसीलिए पता है क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो ये सेमीकंडक्टर्स होते हैं ना, सुनियो भाई, व्हाई डज द सेमीकंडक्टर बिहेव एज ए इंसुलेटर at that city where there is a snowfall takes place। जहां पे बर्फीले इलाके होते हैं, जहां हिल स्टेशन होते हैं, जब बर्फबारी होती है, वहां पर सेमीकंडक्टर इंसुलेटर की तरह बिहेव क्यों करते हैं? क्योंकि टेम्परेचर कम होने से, अब टेम्परेचर तो और कम हो गया तो इलेक्ट्रॉन और पहुंच ही नहीं पाएंगे वहां पर, तो रेजिस्टेंस क्या हो गया? एन कम हो गया, कम हो गया तो रेजिस्टेंस बढ़ गया, तो इंसुलेटर की तरह काम करने लगे। नहीं है समझ में? इसी तरह से इंसुलेटर में आ जाए, इंसुलेटर में टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा? आंसर जब इंसुलेटर का अभी तो कोई फ्री चार्ज कैरियर नहीं है, लेकिन जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से एन क्या होंगे? बढ़ेंगे। अरे कुछ तो डिसोशिएट होंगे बेटे, बॉन्ड बिल्कुल ही नहीं थे। जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या हो गया? तो बॉन्ड कैसे होंगे? डिसोशिएट होंगे। जैसे ही बॉन्ड डिसोशिएट होंगे तो क्या होगा? एन बढ़ेगा, एन बढ़ने से क्या होगा? रेजिस्टेंस विल डिक्रीज। तो इन केस ऑफ, अब तू इन तीनों केसेस में बता, अब ध्यान से सुनियो, इन तीनों केसेस में अल्फा की वैल्यू कैसी होगी? पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव, क्योंकि सबके केस में आर से पहले आर टी कैसा हो गया? टेम्परेचर बढ़ाने पे कम हो गया। जब ये कम है, ये ज्यादा है, तो ये आर अल्फा कैसा होगा? नेगेटिव। इसका मतलब सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर और इन ये इसमें सब में अल्फा कैसा होता है? हमेशा नेगेटिव, क्योंकि आर टी जो होगा हमेशा कम होगा किससे? आर नोट से। आर टी इज लेस देन आर नोट, सो अल्फा इज इक्वल टू आर टी माइनस आर नोट अपॉन में अल्फा डेल्टा टी। तो जब ये कम होगा तो अल्फा हमेशा कैसा होगा? नेगेटिव। तो इन केस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर, अल्फा हमेशा नेगेटिव होगा।